हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये होता है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट से निकलती हुई लाइबिलिटीज़, राइट्स या ऑब्लिगेशंस आपके ख़त्म हो जाते हैं तो उसे हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शंस 37 से लेके 55 तक। अब व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ फुलफिल्ड, जो उसका ऑब्जेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो फुलफिल हो जाता है तो पार्टीज़ की लाइबिलिटी एंड हो जाती हैं। मीनिंग देयर बाय कि उनके जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं वो एक्सटिंग्विश हो जाते हैं। तो उन केसेस में जब लाइबिलिटी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ख़त्म हो गए, हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट किन किन तरह से डिस्चार्ज हो सकता है? बाय द परफॉर्मेंस, के जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको पूरा कर दिया, या ब्रीच, उसको तोड़ दिया, या इम्पॉसिबिलिटी, अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, ऐसे इम्पॉसिबल सिचुएशन आ गई है, बाय अग्रीमेंट या नोवेशन से, या एज पर द लॉ। अब हम देखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जब पार्टीज़ अपने परफॉर्मेंस कर देते हैं, अपने प्रॉमिस को पूरा कर देते हैं, या ऑफ़र करते हैं और टेंडर करते हैं कि भाई हम अपना प्रॉमिस करने के लिए तत्पर हैं, आप बताइए अब हमारा प्रॉमिस आप करवाएंगे या नहीं। अब हम बेयर एक्ट से देखते हैं ये क्या कहता है। चैप्टर 4 ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स। जो पार्टीज़ होती हैं वो मस्ट ईदर परफॉर्म, या तो वो परफॉर्म कर दें या वो ऑफ़र करें कि हम अब अपना प्रॉमिस करने के लिए तैयार हैं। अनलेस क्या कहता है कि भाई वैसे तो उन्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही है, अपना प्रॉमिस पूरा करना है, जब तक कि उनकी परफॉर्मेंस को डिस्पेंस नहीं किया गया है या रोका नहीं गया है कि भाई अभी करना ज़रूरी नहीं है या अभी रुक जाइए। तो उन केसेस को छोड़ के बाकी अपना अपना काम जो होता है पार्टीज़ को करना होता है। अब ये क्या कहता है, ये जो प्रॉमिसेस होता है एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक पार्टी अगर दूसरे को करती है तो उस प्रॉमिस से उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हो जाते हैं, मान लो ए का अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है, बी कोई बेटा है या कोई एजेंट है, कोई भी, वो भी अगर ए की डेथ हो जाती है, उन केसेस में वो बाउंड हो जाएगा उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हुआ है कि नहीं भाई हमारी डेथ के बाद हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बाउंड नहीं होंगे, तो उन केसेस को छोड़ते हुए बाकी हर केस में रिप्रेजेंटेटिव आपके बाउंड हो जाते हैं। अब जैसे इलस्ट्रेशन देखिए, ए ने प्रॉमिस किया कि भाई वो बी को गुड्स देगा, कितने में, 1000 रुपये में। ए मर गया जिस दिन उसने देना था उससे एक दिन पहले, तो ए का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी ड्यूटी हो गई कि वो गुड्स दे बी को, और बी की क्या ड्यूटी हो गई कि वो ए के रिप्रेजेंटेटिव को 1000 रुपया दे। इसका मतलब देखिए नॉर्मली बिल्कुल ये था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बना है, दोनों पार्टीज़ ने अपना अपना कार्य पूरा कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा हो गया। अब नेक्स्ट है आपका सेक्शन 38 इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी कहते हैं इसको और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी कह देते हैं। जब एक प्रॉमिसर हैज़ मेड एन ऑफ़र करता है कि भाई मैं अपने परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ, अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहता हूँ, और अगर ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं होता कि भाई उसने कहा कि अब ठीक है हम काम कर लें अपना, और आगे से जो प्रॉमिस ही होता है वो उसका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करता, तो जो प्रॉमिसर होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है नॉन परफॉर्मेंस के लिए, ना ही उसका जो कोई राइट होता है वो ख़त्म होता है, लूज़ होता है। लेकिन ये कहता है कि ऐसा ऑफ़र फुलफ़िल करना चाहिए ये कंडीशंस को। कंडीशंस क्या है कि वो आपका ऑफ़र जो है अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे होना चाहिए, और जिसके लिए कर रहा था या जिसको ऑफ़र दिया था उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ये चेक करने के लिए कि जिसने ऑफ़र दिया वो एबल और विलिंग है अपना वादा पूरा करने के लिए, और साथ में जब वो उसको देने गया, मान लो कुछ सामान डिलीवर किया, तो ना जिस पर्सन को किया वो चेक कर सके। कभी कभी होता है ना कि हमारे घर प्रोडक्ट तो आ गया लेकिन वो कहते हैं रख लो और पैसा दे दो, चेक नहीं कर सकते आप। तो उन केसेस में कि उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि भाई मैं देखूं कि जो मैंने मंगवाया था वही है या नहीं। एन ऑफ़र टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस, ठीक है, किसी भी एक बंदे को अगर वो ऑफ़र देता है तो उसके सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जैसे कि सबको ही उसने पूछा था कि भाई मैं अपना परफॉर्मेंस जो है वो कर लूँ या नहीं। अब जैसे कि हम इलस्ट्रेशन देते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू डिलीवर टू बी एट हिज वेयर हाउस 1 मार्च को 1873 में कि भाई मैं आपको 100 बेल्स ऑफ कॉटन लेके आऊँगा, ठीक है। उसके लिए क्या है, जो ए है उसको वो कॉटन बी के वेयर हाउस पे ले आनी चाहिए जिस दिन की बात हुई थी,
और उस सर्कमस्टांसिस में कि बी के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो देखे कि जो कॉटन की क्वालिटी उसने ऑर्डर करी थी वो है या नहीं, एंड कि जो 100 बेल्स बोले थे 100 बेल्स है या नहीं। ठीक है, इसी तरह से जो है आपका एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म होता है। अब लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किससे परफॉर्म कराया जा सकता है वो हम देखते हैं। पर्सन्स बाय हुम प्रॉमिस इज़ टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, कौन अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर सकता है? रेसिप्रोकल ऐसे प्रॉमिस होते हैं ना, ए बी को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें घर बेचूंगा और बी प्रॉमिस करता है कि मैं आपको पैसे दूंगा। कि भाई नेचर से लगता है इट वॉज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कि एनी प्रॉमिस कंटेन्ड इन, जो प्रॉमिसर है वो खुद से करेगा। अगर मैंने कहा है कि ए ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में और बी कहता है कि बी ही अपना ए कहता है कि बी ही अपना काम करेगा और बी कहता है कि ए ही अपना काम करेगा, मतलब जो प्रॉमिस जिसने किया है वही पर्टिकुलर पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगा और कोई और नहीं। तो उन केसेस में वही काम कर सकता है। जैसे कि ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी, ए ने वादा किया कि मैं तुम्हारी पिक्चर बनाऊंगा, मुझे ए पे ही विश्वास है ना, मुझे क्या पता कोई और कैसे निभाएगा। तो ए मस्ट परफॉर्म दिस प्रॉमिस पर्सनली, और किसी पर्सन पे नहीं डाल सकते। लेकिन अगर वो जो एक पर्सन है ए कहता है कि ठीक है अगर तुम नहीं बनाओगे तो कोई और मेरे लिए बना दे, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, अगर हम किसी थर्ड पर्सन से प्रॉमिस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं तो उसके बाद हम ये नहीं कह सकते नहीं नहीं यार ये अच्छा नहीं बना रहा, मुझे तो तू ही बना के दे। तो ये चीज़ हम बाद में नहीं कह सकते, हमें मानना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि ओके चलो हम थर्ड पर्सन से अपना काम करवा लेंगे। तो अभी जैसे हम देख रहे थे कि किसको परफॉर्मेंस करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो अगर परफॉर्मेंस है ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स की, ठीक है, तो उन केसेस में कि जो जॉइंट प्रोमिसर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो है जॉइंट एंड सेवरल। ये आपके सेक्शंस 42 से लेके 45 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है कि सबकी मिलके उसकी ड्यूटी होती है। अगर कोई भी जॉइंट प्रॉमिसर मर जाता है तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उसके प्रॉमिस को पूरा करेगा। अब मान लो कि एक प्रॉमिसर को फोर्स किया गया कि भाई वो सारा का सारा जो पैसा है उसे पे करे, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, जिसने सारा पैसा पे किया ना, ही कैन रिकवर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर जॉइंट प्रॉमिसर्स। कि भाई ये नहीं है कि ए था, बी और सी, ठीक है, इन तीनों को 1000 रुपये देने थे डी के। अब डी ने क्या किया कि सिर्फ ए से निकलवा लिया। अगर सिर्फ ए से निकाल लिया तो ए ने दे तो दिया डी का पैसा, लेकिन अब ए उस 1000 रुपये को निकलवाएगा बी और सी से, मतलब ये सारा पैसा 1000 रुपया इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, सिर्फ ए की कोई लाइबिलिटी नहीं होती। जो क्रेडिटर होता है वो राइट होता है उसके पास टू रिलीज़ एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स, मतलब ए बी सी में से अगर वो चाहे तो किसी को भी वो रिलीज़ कर सकता है कि भाई ठीक है मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि ये इलस्ट्रेशन देखिए, ए बी सी को जॉइंटली पे करने थे डी को 3000 रुपये, डी कंपेल कर सकता है ए को भी, बी को भी, सी को कि मुझे 3000 रुपये दे, किसी को भी, ठीक है। अब क्या है, ए को बी सी को जॉइंटली पैसा देना था डी को 3000 रुपये, तो सी ने कंपेल किया, सी इज़ कंपेल्ड टू पे द होल, डी ने सी से सारा पैसा निकलवा लिया 3000 के। अब ए जो है इंसॉल्वेंट है, मतलब उसके पास कुछ पैसा नहीं है, लेकिन उसके एसेट सफिशिएंट है कि वो हाफ ऑफ द अपने डेट्स दे सके। हाफ ऑफ द डेट्स मतलब कि 1000 रुपया वैसे उसकी लाइबिलिटी थी, लेकिन वो सिर्फ उसका हाफ ही दे सकता है। तो अब जो है 500 रुपया बच गया, वो तो ए ने सिर्फ 500 रुपया दे दिया। अब वो 500 रुपया जो बचा था वो सी और बी आपस में डिवाइड करेंगे, मतलब बी को कितना देना पड़ेगा, 1250 रुपया, ठीक है। बराबरी होती है अगर जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, उनका ऐसे नहीं है कि किसी को भी छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे क्या इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर, अगर एक पर्सन जो है एक जॉइंट प्रोमिसर को छोड़ दिया जाता है तो उस केस में does not discharge the other joint promisor or joint promises, neither does it free the joint promisor so released from responsibility to other। मतलब अगर उसको रिलीज़ कर भी दिया गया तो उस रिलीज जॉइंट प्रोमिसर की जो ड्यूटी है वो बाकी प्रोमिसर्स के प्रति खड़ी रहेगी। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 45 डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स।
बेसिकली अगर कोई भी प्रॉमिसर मर जाता है, जो जॉइंट प्रॉमिसर है, तो उसके मरने के बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके शूज़ में आ जाएगा और वो और दोनों मिलके अपना पैसा लेंगे। और अगर वो भी मर जाता है तो सबकी जगह रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाते हैं जॉइंटली। जैसे ए इन कंसिडरेशन ऑफ 5000 रुपीज़ उसने क्या किया कि बी और सी को वादा किया कि भाई ठीक है, ये 5000 रुपये लेके मैं तुम्हारा पैसा चुकाऊंगा। अब बी जो था वो मर गया, ठीक है, तो अब बी की जगह उसका रिप्रेजेंटेटिव आ गया और बी का रिप्रेजेंटेटिव प्लस सी दोनों मिलके अब पैसा निकलवाएंगे ए से। और अगर सी भी मर गया तो दोनों के रिप्रेजेंटेटिव बी और सी की जगह पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। जो ये टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस होता है ना, रीजनेबली एक जो टाइम होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का पूरा होने का, हमें वो रीज़नेबल टाइम देखना होता है। और यूजुअली ना जो बिज़नेस आवर्स होते हैं, मान लो एक बिज़नेस करने के 10 बजे से लेके सुबह के शाम के 6 बजे तक टाइम है, उसी टाइम आप अपना जाके कॉन्ट्रैक्ट करोगे। मान लो आपको डिलीवरी करनी है तो आपको 6 बजे तक डिलीवरी करनी है, ये नहीं कि आप 7 बजे जाओ और कहो कि हम तो डिलीवरी ले गए थे, वहाँ पे कोई था ही नहीं तो हम क्या करें, या आप कहो कि हम तो सुबह 7 बजे चले गए थे। तो जो यूजुअल आवर्स होते हैं ना बिज़नेस के, उस टाइम पर ही आपको जाना चाहिए। तो वैसे तो टाइम एंड प्लेस ये कहता है कि एक रीज़नेबली आपका टाइम जो होता है उसको हम कंसीडर करते हैं एक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन ये कहता है कि जनरली कंसीडर टू बी द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कि टाइम कब एसेंस माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का, जब पार्टीज़ ने एक्सप्रेसली बोला है कि भाई इसी टाइम पूरा हो जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, उस टाइम पे टाइम बहुत महत्व रखता है। या अगर कोई डिले होएगा तो किसी पार्टी को लॉस होगा, उन केसेस में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या वेयर द नेचर एंड नेसेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स इट, कि भाई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर टाइम पर काम नहीं किया तो लॉस होगा, या मतलब बहुत ज़्यादा नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं, उन टाइम पर आपको टाइम का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ पे वो काम होना चाहिए उस प्लेस का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखेंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं प्रॉमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब एक दूसरे के लिए जो कोई करता है उसे मतलब रेसिप्रोकेट कहते हैं ना, रेसिप्रोकल। मैंने आपके लिए कुछ किया, आपने मुझे मेरे लिए कुछ किया, तो उनको हम ऐसे कह देंगे कि रेसिप्रोकल, जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बनता है, ठीक है, ये पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन बनता है, उन चीज़ों को हम आपके रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। अब जैसे देखिए परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, सेक्शन 51, प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म। प्रॉमिसर जो है बाउंड नहीं है परफॉर्म करने के लिए जब तक कि जो प्रॉमिसी है वो रेडी एंड विलिंग नहीं है अपना वादा पूरा करने के लिए। जैसे कि आपको इलस्ट्रेशन से समझ में आएगा, ए एंड बी के कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए डिलीवर करेगा गुड्स बी को और बी जो है उसके पैसे देगा। ए को डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि बी रेडी नहीं है पैसा देने के लिए, या बी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि ए रेडी नहीं है उन गुड्स को डिलीवर करने के लिए, ठीक है। ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हो गए कि वो देगा तभी तो वो उसको पैसे देगा, ऐसी थोड़ा ना कि पहले पैसे दे दिए और उसने मुझे गुड्स नहीं दिए। अब सेक्शन 52 क्या कहता है, ऑर्डर क्या होगा, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस ऑर्डर में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होने चाहिए। तो या तो अगर पार्टी ने एक्सप्रेसली फिक्स किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट से उस तरह से होंगे, या जहाँ पे एक्सप्रेसली फिक्स नहीं किया हुआ लेकिन वो उस तरह से होने चाहिए जिस तरह से नेचर मतलब एक व्यवहार कहता है या मतलब हमेशा होता ही है, उस तरह से होना चाहिए। जैसे कि मान लो ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए घर बनाएगा बी के लिए, मान लो 10,000 रुपये का, ठीक है। तो ए का जो प्रॉमिस है टू बिल्ड द हाउस वो पहले होना चाहिए बिफोर बी इज़ प्रॉमिस टू पे। पहले हम घर बनवाते हैं तभी फिर उसको पैसा देते हैं ना कि अच्छा ठीक है ये ले, हाँ बहुत अच्छा बना दिया आपने, आपके पैसे, आपका काम हो गया, आपकी कारीगरी के, उसी के बाद ही पैसे दिए जाते हैं। तो ये हो गया ऑर्डर। अब लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट, कि अगर एक पार्टी, वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कोई भी है, वो प्रिवेंट करती है, वो रोकती है दूसरी पार्टी को अपना परफॉर्मेंस परफॉर्म करने के लिए, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो वॉइडेबल हो जाता है। उसकी ऑप्शन पे
जिसको रोका गया है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए, और अगर वो चाहे तो वो कंपनसेशन ले सकता है दूसरी पार्टी से, जिससे की वजह से उसने अगर कोई लॉस सहन करा कि भाई मेरा परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का जो था वो हो नहीं पाया क्योंकि तुमने मुझे रोका, उन केसेस में वो कंपनसेशन ले सकता है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। अब नेक्स्ट है सेक्शन 54, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल। अब ये क्या कहता है कि रेसिप्रोकल प्रोमिस में एक परफॉर्म जो था, एक कॉन्ट्रैक्ट जो प्रॉमिस जो था वो पहले होगा, तभी दूसरा वाला प्रॉमिस जो है वो हो सकता है। सच प्रॉमिसर कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब अगर ए ने वादा किया और इसकी ड्यूटी ही बनती है कि उसे अपना पहले काम करना है, तो वो बी के ऊपर जोर नहीं चला सकता कि अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, क्योंकि जब तक ए अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेगा या अपना वादा पूरा नहीं करेगा तब तक बी कुछ कर ही नहीं सकता। और उस केसेस में जो बी था, अगर उसको कोई लॉस होता है, वो उस नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए के लिए उससे पैसे ले सकता है। जैसे कि इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए ने हायर किया बी के शिप को लेके जाने के लिए, कहाँ से, कैलकटा से मॉरिशस के लिए एक कार्गो। अब बी को उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा मिलना था, ए ने लेकिन कार्गो ही नहीं दिया शिप के लिए। अगर कार्गो ही नहीं देगा तो बी शिप को क्या अकेला घुमा के लाएगा, नहीं ना। तो ए कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ बीज प्रॉमिस। अब वो ऐसे तो नहीं कह सकता कोई बात नहीं आप घुमा के लाओ, तू कौन सा शिप लेके गया था जो मैं तुझे पैसे दूंगा, मैंने कार्गो नहीं दिया, तू शिप नहीं लेके गया, ऐसे कैसे। तो इस केस में मस्ट मेक कंपनसेशन टू बी फॉर द लॉस विच बी सस्टेन्स। अब इस केस में बी को उसे नुकसान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उसे नहीं बुक करता तो किसी और के साथ वो बी चला जाता। तो इस केस में ऐसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस अगर किसी और पे डिपेंडेंट होता है तो उसे पहले वो अपना प्रॉमिस पूरा करना होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 57, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल और इलीगल। अगर एक पर्सन जो है वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस करता है दूसरे पर्सन से, पहले क्या कुछ थिंग्स लीगल करने के लिए या सेकेंडली इलीगल करने के लिए, तो जो फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिस है ना कॉन्ट्रैक्ट में, वो वैलिड हो जाएगा और दूसरा वाला जो है वो आपका वॉइड एग्रीमेंट होता है। जैसे कि ए और बी ने अग्री किया कि ए बी को घर बेचेगा 10,000 रुपये के लिए, लेकिन अगर बी उस घर को गैम्बलिंग हाउस यूज़ करता है तो वो उसको 50,000 रुपये देगा। तो जो फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिस था ए और बी के बीच में कि वो घर बेचेगा और उसे 10,000 रुपये देगा, वो क्या हो गया, टू सेल द हाउस फॉर 10,000 रुपीज़। इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जो सेकंड था वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के गैम्बलिंग हाउस यूज़ करना, तो उस केस में वो आपका वॉइड एग्रीमेंट हो गया। ठीक है ना, ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। 58 क्या है, ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस। अगर एक ब्रांच में कोई ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस देता है, एक इलीगल और एक लीगल, तो उसमें क्या होता है। जैसे कि इलस्ट्रेशन देखिए, ए और बी अग्री करते हैं कि ए बी को 1,000 रुपया देगा, जिसके बदले बी बाद में ए को या तो राइस दे देगा या स्मगल्ड ओपियम देगा। तो वैलिड क्या है, राइस ठीक है, तो वो वैलिड था, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और वॉइड एग्रीमेंट किसके लिए बन जाता है, ओपियम के लिए। तो ये पहले वाला अलाउड है, सेकंड वाला वॉइड एग्रीमेंट बन जाता है आपका ओपियम में, रेसिप्रोकल प्रॉमिस में। अब लास्ट है हमारा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। एप्रोप्रिएशन मतलब कि जब हम पैसा देते हैं, कोई हमारा उधार था जो हमें दूसरी पार्टी को वापस करना था, तो वो कैसे एप्रोप्रिएट होंगे, वो किस उधार पे या किस डेट पे लगेंगे। तो एप्रोप्रिएशन डेटर की चॉइस पे हो सकता है, क्रेडिटर की चॉइस पे हो सकता है, या अगर कोई भी पार्टी कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते तो उस केस में बाय लॉ भी वो एप्रोप्रिएशन हो सकता है। जैसे कि सेक्शन 59, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज्ड इज इंडिकेटेड। जहाँ पर डेटर ने पैसा देना था वो इंडिकेट कर देता है, एक्सप्रेस इंटीमेशन, या सर्कमस्टांसिस ही ऐसे थे कि लगेगा कि उसी पेमेंट के लिए है, तो उन केसेस में वो उसी तरह से लगना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो ए ने पैसा देना था बी का, तो बी ने जब पैसा दिया कि एक ही डेट खड़ा है, तो वो पैसा जो है वो उसी डेट के प्रति लगेगा, किसी और के नहीं। और जो डेटर था उसने स्पेसिफाई कर दिया, या ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे कि एक ही डेट है, तो ऑब्वियसली उसी के लिए ही वो पर्सन पैसा दे रहा होगा।
नेक्स्ट है कि वहाँ डेट टू बी डिस्चार्ज इज़ नॉट इंडिकेटेड, कि भाई डेटर ने इंडिकेट नहीं किया, ओमिट कर दिया इंटीमेट करना कि भाई इसके अगेंस्ट तुम्हें ये पैसा जो है कंपनसेट करना है, तो उस केस में क्रेडिटर अपनी डिस्क्रिशन से लगा लेगा कि भाई ठीक है मैं इस डेट के अगेंस्ट इसका पैसा खड़ा कर लेता हूँ, वेदर इट्स रिकवरी इज़ और इज़ नॉट बार्ड बाय द लॉ, चाहे उसकी रिकवरी बार्ड थी या नहीं थी, तो वो क्रेडिटर की डिस्क्रिशन पे आ जाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। पहले हमने देखा डेटर ने बताया, फिर क्रेडिटर ने अपनी चॉइस पे किया जब डेटर ने नहीं बताया, अब कोई भी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया, तो उन केसेस में आपका जो पेमेंट है वो कैसे डिस्चार्ज होएगा, इन ऑर्डर ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से, जो पहले डेट था उसके अगेंस्ट वो लग जाएगा। मान लो एक हुआ 93 में, फिर 94 में, फिर 95 में, तो जो पहला डेट होगा मतलब पहली पेमेंट होगी वो ऑर्डर ऑफ टाइम मतलब 93 वाले डेट के अगेंस्ट लग गया, फिर 94, फिर 95, ठीक है। इसी में भी वही है, वेदर दे आर और आर नॉट बार्ड बाय द लॉ इन फोर्स, ठीक है, बार्ड है या नहीं एज पर लिमिटेशन ऑफ सूट्स। अगर इफ़ द डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, ठीक है, तो उन केसेस में आपका जो डेट होगा वो डिस्चार्ज होएगा प्रोपोर्शनेटली, उनमें जो जितने भी डेट्स होंगे उनमें बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। तो थैंक यू गाइस, अभी हमने ये देखा है फर्स्ट पार्ट के डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। अभी इसके आगे कंटिन्यूसली 4 वीडियोस और आएंगे कि किस किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। थैंक यू।